दोस्तों, आप सभी की इस कहानी के चौथे भाग में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। जिन लोगों ने इस कहानी के तीसरे भाग को अभी तक नहीं पढ़ा है तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रही हूँ, आप लोग पढ़ लेना। हाँ, हम तुम्हारा दिमाग थोड़ी खा रहे हैं। वैसे भी दिमाग खाने की चीज़ थोड़ी है। खाने को तो हमें अब तेरी शादी की रिसेप्शन पार्टी में मिलेगा। अदम्य ने कहा, वही तो, अब तो हम तेरी शादी की पार्टी खाने वाले हैं। पेट में उसके लिए जगह बचा कर रखी है हमने। तो बस इतना बता दी, इस प्यार के कीड़े ने तुझे कब काटा ताकि तेरी शादी में जी भर कर नाच सकूं। आदित्य खुश होते हुए बोला, मैं भी यही सोच रहा हूँ। इतना कुछ हो गया और हमें खबर तक नहीं मिली। अदम्य ने सोचते हुए कहा। तीनों दोस्त अपनी अपनी बातों से रणविजय की खिंचाई कर रहे थे और रणविजय उनकी ये हरकत बड़े अच्छे से समझ रहा था। उसने तीनों को झिड़कते हुए कहा, अरे चुप हो जाओ कमीनों। प्यार का कोई सर्दी बुखार है, होगा तो पता चलेगा। छींक आई तो पता चला कि सर्दी हुई और शरीर गर्म हुआ तो पता चला बुखार हुआ। मुझे खुद नहीं पता इस बारे में कुछ। मुझे पता रहता तो मैं पहले ही इस निशांत के बच्चे का कुछ न कुछ उपाय कर चुका रहता। वैसे तू बताना, तुझे कभी पता चला कि तुझे नव्या से प्यार है? रणविजय ने अभिनव की तरफ देखते हुए पूछा। रणविजय की बात सुनकर अभिनव मुस्कुरा दिया, लेकिन रणविजय यही नहीं रुकने वाला था। उसने आदित्य से पूछा, तू बताना जरा मुझे, सबके मना करने के बावजूद भी तुझे अंजलि से प्यार कैसे हो गया और कब हुआ? और तू अदम्य, सालू के बारे में तेरा क्या ख्याल है? तुम सबके कच्चे चिट्ठे में जानता हूँ। मेरा मुंह मत खुलवाओ, रणविजय ने कहा। रणविजय की बात सुनकर तीनों मुस्कुरा दिए और चारों ने एक ग्रुप हक किया। बात तो सही है तेरी, अब जो होगा सो देखा जाएगा। चारों मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बोले। अभी इन दोस्तों की बातें चल ही रही थी, तभी एक स्टूडेंट ने इन लोगों को डीन का मैसेज दिया। सर ने आप लोगों को अपने ऑफिस में बुलाया है। खबर सुनकर जहाँ और लड़के परेशान हो गए थे, वहाँ रणविजय के माथे पर एक भी सिकन नहीं थी। रणविजय के साथ साथ उसके दोस्त भी डीन के ऑफिस में जाने के लिए उठ गए थे, लेकिन रणविजय उन लोगों को वहीं रोकते हुए कहा, तुम सब यहीं रुको। झगड़ा सिर्फ मैंने किया है, इसीलिए सिर्फ मैं ही जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण फिर से मालिक और आहूजा आपस में भिड़ी और अंकल जी बेवजह तुम दोनों को टारगेट करी। सॉरी सर। डीन सर ने आप चारों को बुलाया है। आप चारों के पेरेंट्स भी सर के ऑफिस में हैं, इन्फॉर्मेशन लाए हुए जूनियर ने कहा। मामला गंभीर था। चारों लड़की डीन के ऑफिस की ओर चल पड़ी। वहाँ डीन के कैबिन में मिस्टर राणावत, मिस्टर राठौड़, मिस्टर आहूजा, मिस्टर मलिक समेत कॉलेज के डीन और प्रोफेसर प्रिंसिपल और साथ में निशांत मलिक भी एक चेयर पर बैठा था, क्योंकि रणविजय ने उसे अपने पैरों पर खड़ा होने लायक भी नहीं छोड़ा था। रणविजय ने एक कहर भरी नज़र निशांत पर डाली और चुपचाप जाकर डीन की चेयर पर सामने खड़ा हो गया। निशांत मलिक के चेहरे का नक्शा बिगड़ चुका था। पूरे चेहरे में ज़बरदस्त सूजन थी और नीले काले निशान से उसका पूरा शरीर भरा हुआ था। जगह जगह पे बैंडेज लगी हुई थी और उनके हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। बोलिए मिस्टर आहूजा, इस बारे में क्या कहेंगे? मिस्टर मलिक ने गुस्से में आहूजा की तरफ देखा और आहूजा ने अपने बेटे की तरफ। हम जितना पोलाइटली अपने बीच के मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, उतना ही आपकी तरफ से हर बार कोई न कोई ऐसी हरकत की जाती है कि हमें फिर से अपना पुराना रवैया अपनाना पड़ता है। मलिक ने गुस्से में चबाते हुए एक एक शब्द कहा। अच्छा। आहूजा को मलिक की बात का जवाब न देते हुए देखकर मिस्टर राठौड़ बीच में बोली, मैं मानता हूँ कि बच्चों ने आपस में मारपीट करके गलती की है, लेकिन आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि इसमें मिस्टर आहूजा के ही बच्चे की गलती है और आपका बेटा इनोसेंट है? मिस्टर राठौड़ ने मिस्टर मलिक से पूछा। वो तो साफ दिख रहा है, मिस्टर आहूजा के दोनों बेटों को एक भी चोट नहीं आई है। इसका मतलब है कि मेरे बेटे ने डिफेंस में भी इन लोगों को नहीं मारा है, मिस्टर मलिक बोली। मिस्टर रावत सबकी बात सुनकर तीखी मुस्कुराहट छोड़ रहे थे। उनकी मुस्कुराहट में छिपा हुआ उनका गुस्सा सिर्फ रणविजय समझ रहा था, क्योंकि प्रिंसिपल ने फ़ोन करके उन्हें पहले ही बता दिया था कि मारपीट रणविजय ने की है। लेकिन फिर भी मलिक का सीधा टारगेट आहूजा थी, क्योंकि वो राणावत को ट्रोल नहीं कर पाता था। आहूजा राणावत के पार्टनर थे और मलिक रॉयल राजपूताना में आहूजा को हटाकर
अपनी जगह बनाना चाहता था। इसके लिए रॉयल राजपूताना में सबसे बड़े शेयर होल्डर राणावत का सपोर्ट चाहिए था उसे। इसीलिए उसने रणविजय की गलती का ठीकरा आहूजा विदेश पर छोड़ दिया था। लेकिन रणविजय के लिए मलिक की बात सुनना बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर था। उसके लिए उसके दोस्त उसके दिल के पास रहते थे और उसके दिल में जगह किसी बिजनेस डील से नहीं बनती थी। उसने अपने पापा की तरफ देखा जो कि आंखों ही आंखों में उसे चुप रहने का इशारा कर रहे थे। लेकिन रणविजय ने उन्हें सीरियस से इग्नोर करते हुए कहा, मिस्टर मलिक जस्ट अ मिनट, कुछ भी बोलने से पहले एक बार सही बात जान लीजिए। आपकी बेटी की ये हालत नहीं आहूजा ब्रदर्स ने की है और ना ही राठौड़ ने। इनको सिर्फ और सिर्फ मैंने मारा है। तुम दूसरों की गलती अपने ऊपर क्यों ले रहे हो बेटा? मिस्टर मलिक ने जितना मीठा बोला जा रहा सकता था उतने मीठे शब्दों में रणविजय से कहा, ये तो मैं आपको तुरंत ही क्लियर कर देता हूँ कि गलती किसकी है और आई होप कि आप उसको देखने के बाद आप भी सही डिसीजन लेंगे। और उसने सीधे ही कैबिन में लगे हुए स्क्रीन पर अपने क्लासरूम की सीसीटीवी फुटेज दिखानी शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज में आवाज़ तो आ नहीं रही थी, लेकिन निशांत की हरकत साफ दिखाई पड़ रही थी कि उसने पहले ईशानी की कॉपी के साथ खिलवाड़ किया, फिर उसके दुपट्टे को पकड़कर खींचा, जिसको देखते ही मिस्टर राणावत की नसें गुस्से में तन गई थी। मिस्टर राठौड़ के भी तेवर कम खतरनाक नहीं थे। उन लोगों ने गुस्से में निशांत मलिक की तरफ देखा, जैसे कि आंखों से ही कह रहे हों, रणविजय ने तो कम किया है, हम तो इससे भी ज़्यादा पटक कर मार दे। शुक्र बनाओ कि तुम हमारे बेटे नहीं हो, वरना इलाज करवाने की बजाय हम तुम्हें नदी में ही फेंक देते। ये वो कारण है जिसके कारण मैंने रणविजय सिंह राणावत से अपने बेटे की दुर्दशा की है, और इस चीज़ के लिए मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है। रणविजय ने बिल्कुल खतरनाक तेवर में नहीं, शब्द पर जोर देकर कहा, तुमने मेरे बेटे को एक दो कौड़ी की लड़की के कारण मारा। देख रहे हैं मिस्टर राणावत? मलिक ने आशावादी नज़रों के साथ राणावत की तरफ देखा। उसे लगा था कि उनके बिजनेस की दुनिया में बढ़ते हुए कद के कारण राणावत उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। मिस्टर राणावत के कुछ बोलने से पहले ही रणविजय बोल उठा, राणावत अपनी या दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत करना अच्छे से जानते हैं। ठाकुरों के लिए महिलाओं का सम्मान सबसे ऊपर रहता है, और इसके लिए वो अपनी जान भी देने से नहीं चूकते, और ना ही उसकी इज्जत की तरफ बढ़े हुए हाथ को उखाड़ कर फेंकने से पीछे हटते हैं। ये चीज़ मुझे मेरे पापा और दादाजी ने बचपन से सिखाई है। जिसे आप दो कौड़ी की बोल रहे हैं, उनकी कीमत आपके बेटे या हम सब से ज़्यादा है, क्योंकि वो कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट के बल पर पढ़ती है, ना कि हमारी तरह और आपके बेटे की तरह अपने बाप के पैसों के दम पर। प्रतिभा से पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन पैसों से प्रतिभा नहीं खरीदी जा सकती, और ऐसा मुझे इसी कॉलेज में सिखाया गया है। रणविजय ने डीन पर अपनी नज़र डालते हुए कहा, जो कि रणविजय की इतने खतरनाक तेवर देख कर मुँह पाए आंखें फाड़े उसकी तरफ देख रहा था कि आगे कौन सा भी तूफान आने वाला है। वहीं रणविजय की बात सुनकर रणधीर राठौड़ मुस्कुरा दिए। आपका जवाब मिल गया होगा मिस्टर मलिक। मुझे अपने बेटे के काम पर कोई भी अफसोस नहीं है। आगे जो भी फैसला कॉलेज प्रशासन लेगा उसे हम एक्सेप्ट करेंगे। रणधीर राणावत ने बिल्कुल शांत और गंभीर शब्दों में मिस्टर मलिक से कहा। राणावत की बात सुनकर मलिक का चेहरा झुक गया था। वहीं डीन ने पूरे मामले में निशांत को ही दोषी मानकर उसे 20 दिन के लिए कॉलेज से सस्पेंड कर दिया था। तुम चारों घर चलो, हम तुम लोगों से घर पर बात करेंगे। मिस्टर राणावत ने चारों लड़कों की तरफ देखते हुए कहा। चारों चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गए। सोच रखी है? तुझे कुछ अंदाजा है? अभिनव ने अपने आगे बैठे हुए रणविजय को कोहनी से मारते हुए पूछा। आप शांति से 2 मिनट नहीं बैठ सकते? अगर इन लोगों ने हमारे लिए कोई सज़ा नहीं सोच कर ही रखी होगी, तो तुम्हारी हरकतों से ये हमें सज़ा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। रणविजय ने थोड़ी गुस्से वाले स्वर में आदित्य और अभिनव से कहा। रणविजय की बात सुनकर दोनों चुपचाप मुंह पे उंगली रखकर अच्छे बच्चे की तरह बैठ गए। धराधम में पहले ही गौर से दरवाजे की तरफ देख रहा था।
ये चारों राणावत हाउस में बैठे हुए अपने अपने पिताश्री के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इंतज़ार की घड़ियां लंबी हो रही थी, क्योंकि इन चारों को पूरा भरोसा था कि वहाँ पर तो इन लोगों ने हमें बचा कर निकाल लिया है, लेकिन अब घर पर इन तीनों से हमें कौन बचाएगा। लेकिन इन सब के बीच में रणविजय बिल्कुल शांत था, जैसे ही उसे अंजाम की कोई परवाह ही नहीं थी। जो होगा सो देखा जाएगा। तभी मिस्टर राणावत, मिस्टर राठौड़ और मिस्टर आहूजा एक साथ दरवाजे से अंदर आए। इन तीनों को देखते ही चारों लड़की अपनी अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई, जैसे कि क्लासरूम में टीचर के एंटर करने पे स्टूडेंट रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं। इन चारों की हालत देखकर मिस्टर राणावत ने मिस्टर राठौड़ और मिस्टर आहूजा की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। जवाब में वो दोनों भी मुस्कुरा दिए। बैठ जाओ बच्चों, तुम्हारा ही घर है, कॉलेज का क्लासरूम नहीं, मिस्टर राठौड़ मुस्कुराते हुए बोली। कॉलेज के क्लासरूम को तो तुम लोगों ने जंग का मैदान बना दिया है। अभी यहाँ घर पर अच्छे बच्चे बनकर क्या प्रूव करना चाहते हो? मिस्टर आहूजा ने गुस्से में अपने दोनों बेटों की तरफ देखते हुए कहा। कूल डाउन आहूजा, बच्चे हैं। मिस्टर रणधीर राणावत धीर गंभीर शब्दों में बोली। ये चारों तब तक चुपचाप खड़े थे जब तक कि ये तीनों अपनी अपनी जगह पर बैठ नहीं गई। इन तीनों के बैठने के बाद ही ये चारों अपने सोफे पर बैठ गए। कुछ देर तक बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट पसरा रहा और मिस्टर राणावत गौर से इन चारों के चेहरे को देख रहे थे, जैसे कि पूरी तरह से इन चारों के मन में चल रही उथल पुथल को पढ़ना चाह रहे हों। आज सुबह जो कुछ भी कॉलेज में हुआ उसके लिए सॉरी, पर हम सच कहते हैं इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। वो लोग इसी तरह से क्लास में लड़कियों को छेड़ा करते हैं। जानता हूँ कि आप लोगों ने हमें वार्निंग दी थी मलिक के कामों से दूर रहने की। रणविजय को उन्हें पीटना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या हम भी क्या करें, बात हमेशा ही बर्दाश्त के बाहर निकल जाती है। अदब में नहीं, जब चुप्पी बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने अपनी बात जल्दी से कह दी। उसकी बात सुनकर मिस्टर राणावत हल्के से मुस्कुरा दिए। जो बीत गई सो बात गई। रणविजय की भी बात सही है। मैं समझता हूँ हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ हम गूंगे और बहरे बन के तो नहीं रह सकते। गूंगे और बहरे बन भी जाए तो आँखों से तो सब कुछ दिखता ही है ना। लेकिन अब जो प्रॉब्लम सामने आई है, अब आगे क्या करना है ये बताओ। मिस्टर राणावत एक गहरी सांस छोड़ते हुए इन चारों से पूछे। मिस्टर राणावत की बात किसी को समझ नहीं आई थी। ये चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब कौन सी प्रॉब्लम है? जो भी प्रॉब्लम थी कॉलेज में थी, जो कि इन लोगों ने सॉल्व कर दी, तो अब किस मुसीबत की बातें कर रहे हैं? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? आदित्य सोचते हुए बोला। मेरी बात बिल्कुल क्लियर है। हमने तुम्हें उन लोगों से उलझने से मना किया था, क्योंकि वो गिरे पड़े लोग हैं अपने इंतकाम की आग में। ये मलिक ग्रुप वाले इतने अंधे हो जाते हैं कि किसी की जान लेने से भी परहेज नहीं करते। और तुम चारों हमारे लिए हमारी जान से भी ज़्यादा कीमती हो। तो ये कारण था कि हमने तुम लोगों को चुप रहने के लिए कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि तुम हमारे दिए हुए संस्कार भूल जाओ। अगर कोई सामने से तुम्हें या तुम्हारे संस्कारों को चुनौती दे तो उसको चुप कराना तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेवारी है। पर बात यह है कि इस घटना के बाद मलिक भी चुप बैठेगा नहीं। और तुम अच्छे से जानते हो वो हमारा बिजनेस राइवल है। वो पहले ही राइवल्स राजपुताना को बर्बाद करने के सारे दांव पेच खेल चुका है। कई बार हम लोगों पर जानलेवा हमला भी करवाया, पर अब जब तुमने उसके बेटे को ही बेड पे पहुंचा दिया है तो जाहिर सी बात है कि वो अपना गुस्सा हमारी कंपनी को घाटे में पहुंचा कर ही निकालेगा। या फिर रणधीर राणावत ने गौर से रणविजय के चेहरे को देखते हुए कहा, या फिर उसका अगला कदम हम में से किसी एक को अपने टारगेट पे लेना होगा। हम लोगों से सीधे तौर पर लड़ने की वो हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि जनरली हमारे साथ हमारे बॉडीगार्ड होते हैं जो कि अलर्ट मोड पर चले जाएंगे। पर तुम चारों उसके सॉफ्ट टारगेट हो सकते हो, और उसमें भी हमारी एक बेटी भी है। आंखें निकाल कर हाथ में रख दूंगा अगर उसने हमारी नब्या की तरफ देखने की हिम्मत भी की तो। उसी कॉलेज में पढ़ते हुए आज तक उसकी हिम्मत नहीं हुई, तो अब भी नहीं होगी। और रही बात हम सब की, इसकी हवाई इरादे कभी भी धरातल पर नहीं आएंगे। अगर वो हमारे रास्ते में आए या हमारे रास्ते को रोकने की उन्होंने कोशिश भी की
तो फिर इस बार तो सिर्फ हाथ पैर तोड़ कर बिस्तर पर पहुंचाया है, अगली बार सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा, रणविजय ने दृढ़ता से कहा। वो मिस्टर राणावत की छोड़ी हुई आधी बात का अर्थ समझ चुका था। ऐसा हम भी चाहते हैं, मिस्टर राठौर ने कहा, लेकिन इस तरह के काम को करने के लिए कोई आइडिया है तुम लोगों के पास? मिस्टर आहूजा ने चारों से पूछा। या फिर तुम लोग भी हवा में ही किले बना रहे हो? मिस्टर आहूजा ने एक मजाक उड़ाती हुई नज़र अपनी बेटों पर डाली। हम हवा में किले नहीं बनाते, बल्कि हम पहाड़ों को काट कर भी अपना रास्ता बनाने वालों में से हैं। आप बस हमें ये बताइए कि हमें करना क्या है। जो कुछ भी करना होगा आप लोगों ने तो पहले ही सोच रखा ही होगा, रणविजय ने दो टूक शब्दों में कहा। मिस्टर राणावत ने एक फाइल रणविजय के आगे कर दी। तुम लोगों की पढ़ाई लगभग पूरी हो गई है। 3 महीने बाद तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम हो जाएंगे। वैसे तो हम लोगों ने सोचा था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद ही तुम चारों को इस प्रोजेक्ट कंपनी के काम में लगाएंगे, और उसमें भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके तुम लोगों को एक प्लेटफॉर्म देंगे ताकि आगे की तुम्हारी लाइफ सुरक्षित रहे। लेकिन मलिक के साथ हुए झगड़े के बाद हमारा कुछ डिसीजन बदल गया है। जब तुम लोग मलिक के बेटे से सीधे इस तरह से उलझ सकते हो तो हमें लगता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए भी तुम लोग कुछ न कुछ अपना दम दिखा ही सकते हो। ऐसा समझ लो कि एक टास्क है। इस प्रोजेक्ट के लिए मलिक भी लगा हुआ है और हम भी। तुम चारों को ये प्रोजेक्ट अपने दम पर पाना है और अपने ही दम पर पूरा करना होगा। बाकी तुम्हारे सारे काम के लिए मेन पावर से लेकर इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए रॉयल राजपुताना का सपोर्ट होगा, लेकिन मेहनत तुम लोगों को करनी होगी। मिस्टर रणधीर राणावत ने अपनी बात कही। हमें मंजूर है, कहकर रणविजय ने मिस्टर राणावत के हाथ से वो फाइल ले ली। खुद तो डूबेंगे ही, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। चलो कोई बात नहीं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, यही है फसाना। आदित्य सर पकड़ते हुए धीरे से बोला। हमें मंजूर है, हम इस डील को अपने दम पर ही हासिल करेंगे और अपने दम पर ही पूरा करना चाहेंगे, कहकर रणविजय ने मिस्टर राणावत के हाथ से वो फाइल ले ली। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मिस्टर राणावत बिल्कुल पुरसुकून थे, लेकिन उनकी यही सुकून था मिस्टर आहूजा और मिस्टर राठौड़ को परेशानी में डाल रही थी। एक बार जान भी तो ले लो कि इस प्रोजेक्ट में क्या है, और मलिक क्यों इस प्रोजेक्ट के पीछे सिर्फ हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पड़ा हुआ है, मिस्टर राठौड़ ने कहा। वो हम इस फाइल की स्टडी करके भी समझ जाएंगे, और बाकी कुछ ब्रीफिंग जो है सो आप बता दीजिए, रणविजय ने मिस्टर राठौड़ की तरफ देखते हुए कहा। मिस्टर राठौड़ ने बिजनेस लाइन की कॉम्प्लिकेशन रणविजय से बताई। साथ में मिस्टर आहूजा भी थे, जो पहले ही मिस्टर मलिक के इन उल्टे सीधे दाव पेचों का कई बार शिकार बन चुके थे। जो भी बात थी वो इन चारों को परेशान करने के लिए काफ़ी थी। उनकी बात सुनकर पहले ही अभिनव बोल उठा, तो आप हमें बलि का बकरा बनाना चाहते हैं? बाप हैं या कसाई जो सीधे सीधे अपने बेटे को अपने ही हाथों जल्लाद के आगे कर रहे हैं? अभिनव की बात सुनकर रणविजय ने उसे घूर कर देखा। तो तू क्या चाहता है कि तेरी चिकी वो अपने को बलि चढ़ा दे? मुझे तो हैरानी इस बात की है कि आज से पहले आप लोगों ने बिजनेस लाइन में इतने कॉम्प्लिकेशन थे तो आप लोगों ने कभी इस चीज़ का जिक्र भी हम लोगों से क्यों नहीं किया? रणविजय ने उन तीनों से पूछा। हम तुम लोगों को एक सुरक्षित भविष्य देना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि जो चीज़ हम झेल रहे हैं वो चीज़ तुम लोग भी झेलो। मिस्टर राठौड़ ने अपनी मजबूरी बताई। आप निश्चिंत रहिए, हम टेंशन देने वालों में से हैं, लेने वालों में से नहीं। हम इस पूरे माहौल को ऐसा सट आउट करेंगे कि इसके बाद मलिक हमारी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करेगा, रणविजय ने साफ साफ कहा। पर पापा, इस प्रोजेक्ट में हम अपनी 2-3 दोस्तों को और रखना चाहते हैं। हमें उनकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। दरअसल हम लोगों की टीम कुछ अलग है, रणविजय ने अपने पिता मिस्टर राणावत से कहा। एज यू विश, तुम इस प्रोजेक्ट के हेड हो, जैसा चाहो जो चाहो डिसीजन ले सकते हो। ये सब कुछ तुम पर निर्भर करता है, और जब हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो भी हिचक कहना, मिस्टर राणावत ने कहा। उसके बाद ये तीनों उठ गए और जाते जाते रणविजय से बोले, जो फाइल को लेकर आगे की रणनीति में
सोच में डूबा हुआ था। तुम चारों आज रात का खाना यहीं खाना हम लोगों के साथ, क्योंकि कल सुबह ही तुम चारों हैदराबाद के लिए निकल जाओगी इस प्रोजेक्ट की मीटिंग के सिलसिले में। ओके डैड, आदित्य मुँह बिसोड़ते हुए बोला। उसकी हरकत देख कर तीनों मुस्कुरा दिए। तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? कोई जानबूझकर इस तरह से शेर के मुंह में हाथ डालता है क्या? इन तीनों के जाते ही आदित्य रणविजय पे लगभग टूट पड़ा। रणविजय हैरानी में उसकी तरफ देखा। उसकी तरफ क्यों देख रहा है? हम दोनों का भी यही विचार है। अरे जो इंसान डैड और चाचू पर इस तरह के हमले करवाने से पीछे नहीं हटता, जबकि वो भी जानता है कि कितनी हाई सिक्योरिटी लेकर चलते हैं ये लोग, पर फिर भी उसकी हिम्मत देख सारी सिक्योरिटी को धता बताते हुए उसने कई बार डैड और चाचू पर जानलेवा हमला करवाई, तो हम लोगों को छोड़ेगा? हम लोगों को तो वैसे भी लेट नाइट पार्टी करने की आदत है, कहीं ना कहीं तो हम उनके सामने आ ही जाएंगे। फिर सोचा भी है कि हम लोगों के साथ क्या करेगा, सीधे हमारी हड्डियों का चूरमा बनाकर अपने पालतू कुत्तों के आगे डाल देगा। अभिनव और अदम्य ने भी अपनी राय रखी। अरे चुप करो, हो गया तुम तीनों का। हड्डियों का चूरमा बनाकर कुत्तों के आगे डाल देगा? मैं उसकी लाश से ही नहीं गायब करवा दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं उन लोगों को बिना ऐसा कुछ मौका दिए ही ये सारा काम कर लूँगा, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटेगी। डरपोक कहीं के। ठीक ही कहती है सानी, जब देखो तब बाप के पैसों और उनके दम पर ही उड़ना पसंद करते हैं। अरे कभी अपने पैरों पर भी खड़ा होने की सोच लिया करो। रणविजय के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। वहीं रणविजय की बात सुनकर तीनों मुंह खोले उसकी तरफ देखने लगी। हाँ, अब तो तुझे केवल ईशानी की बात ही अच्छी लगेगी, बाकी हम सबकी जान की तो कोई कीमत नहीं। उसके लिए तो मालिक से बैर लेकर बैठ गया उसके लिए तो मलिक से बैर लेकर बैठ गया और अब चारा बनाकर हमें परोसना चाहता है। अदम्य ने मुँह बनाते हुए कहा। दोस्त कमीने होते हैं सुना था, लेकिन तो सच का निकला। अभिनव ने कहा। गर्लफ्रेंड मिलते ही भाई जैसे दोस्त को भूल गया। अब अपनी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही तेरी ज़िंदगी में। आदित्य ने टुकड़ा जोड़ा। अरे चुप करो साले, इधर आओ। रणविजय ने तीनों को अपने नज़दीक आने का इशारा किया और उसके बाद अपना प्लान समझाया। देख भाई, तेरा प्लान तो बड़ा सॉलिड है, पर फिर भी मुझे डर लग रहा है। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? यहाँ से भागने का कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास, अभिनव ने कहा, जो कि रणविजय की बात सुनकर पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक निश्चिंत हो गया था। खुद तो डूबेगा ही, हमें भी ले डूबेगी सनम। चलो कोई बात नहीं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, यही है फसाना। अब जब ओखली में सर डाल ही दिया है तो 2-4 चोट अधिक लगे या कम, क्या फ़र्क पड़ता है? आदित्य सर पकड़ते हुए बोला। तो बस समझ जा, जब कोई रास्ता ना हो तो मुसीबत के सामने डटकर खड़े हो जाना ही अंतिम ऑप्शन है। या तो खुद टूट कर बिखर जा, या फिर प्रॉब्लम की जड़ को ही तोड़ दे, क्योंकि दूसरा मौका ज़िंदगी हर किसी को नहीं देती। रणविजय ने गहरे शब्दों में अपने दोस्तों से कहा। अभी खाना खाते हैं, उसके बाद निकलने की भी तैयारी करनी होगी। आदित्य ने कहा। हाँ हाँ, ठोस ले भुक्खड़, तो बस खाने के लिए ही पैदा हुआ है। यहाँ अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं और तुझे खाने की सोच रही है, अदम्य ने कहा। और उन लोगों को भी तो बता देना, कल साथ में चलना होगा, अभिनव ने कहा। उसकी बात सुनकर रणविजय ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। उसने इस काम के लिए ईशानी और नीतीश सक्सेना को भी अपने साथ लेने का डिसीजन लिया था। ये दोनों इन लोगों की क्लास में ही पढ़ती थी और दोनों ही स्कॉलर थे। अब इंतज़ार थी कल के ट्रिप की, जो कि इनकी ज़िंदगी को ही बदल कर रखने वाला था। किसी की ज़िंदगी फूलों से सजने वाली थी तो किसी के हिस्सों में कांटों का ताज आने वाला था, और सब कुछ वक्त के हाथों में ही छुपा हुआ था। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर के एंड यहीं पे कहती हूँ। चलिए मिलती हूँ कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप लोगों को कहानी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, वरना मैं सोच रही हूँ कहानी का एंड यहीं पे कह दूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो और चैनल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ ऐसा ना करिए।